Hello everyone, welcome to Ravi Defense Academy. This is a part 2 of high school practice set and already part 1 is uploaded. Now, if the temperature of the sun is double, then the rate of heat radiation on the earth will be, यानी sun है, ठीक है ना, ये sun है, this is the sun, और sun का पहले टेम्परेचर क्या है, T, ठीक है ना, पहले टेम्परेचर इसका T है. अब हीट रेडिएट हो रही है, बाहर निकल रही है, हीट बाहर की तरफ निकल रही है, तो उस टाइम इसकी जो रेडिएशन होगी, है ना, अगर इस सन का जो टेम्परेचर पहले T है, लेकिन अब इसका टेम्परेचर बढ़ के सपोज करो 2T हो जाए, डबल हो जाए पहले वाले टेम्परेचर का, ठीक है ना, तो उसकी एनर्जी यानी हीट रेडिएशन वो कितनी होगी अर्थ पर, कितनी आएगी. तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है हमारे पास, दैट इज स्टीफन्स लॉ. यानी हीट रेडिएशन का टेम्परेचर के साथ इस रिलेशन को डिस्कस करता है स्टीफन्स लॉ. स्टीफन्स लॉ है क्या, देखो, हीट रेडिएशन यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स पावर ऑफ टेम्परेचर. दिस इज कॉल्ड स्टीफन्स लॉ. स्टीफन्स लॉ, राइट. अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो E इक्वल्स टू सिग्मा A T टू द पावर 4. अब ये दोनों यहाँ कांस्टेंट है. दिस इज कॉल्ड स्टीफन्स कांस्टेंट है. हमें इससे काम करना है ना, क्योंकि हमें एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन पूछ रहा है ना. तो देखो, पहले अगर इसका टेम्परेचर T है, बाद में जब इसका टेम्परेचर 2T हो जाता है, यानी पहले टेम्परेचर T है, बाद में क्या हो जाता है 2T. पहले एनर्जी E है, अर्थ पे जाने के बाद एनर्जी क्या मान लेता हूं मैं, E डैश. तो मुझे क्या निकालना है, ये E डैश निकालना है. तो मेरे पास रिलेशन क्या है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T टू द पावर 4, ठीक है. अब देखो, मैं इसे लिख सकता हूं E2 by E1, दैट मींस E dash by E equals to T, what T is what, 2T upon T to the power 4, right. Now T to the cancel, E dash upon E equals to 16. Now E dash equals to 16 times of E. So what is the answer, 16 times, ठीक है ना. Right now, second, a satellite moves around the earth in a circular orbit of radius r making revolution per day. यानी एक सैटेलाइट है और वो किसी सर्कुलर ऑर्बिट के चारों ओर रोटेट कर रही है, सर्कुलर ऑर्बिट, और उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, r, ठीक है ना, पर डे. यानी एक दिन में एक चक्कर लगाती है, पर डे एक चक्कर लगाती है, ठीक है ना. और बोल रहा है एक सेकंड सैटेलाइट है, वो मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट मूव्स अराउंड द अर्थ वंस इन 8 डे. यानी 8 दिन में एक चक्कर लगाती है. पहली वाली सैटेलाइट एक दिन में एक चक्कर लगाती है और सेकंड वाली सैटेलाइट 8 दिन में एक चक्कर लगाती है. तो बोल रहा है द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सेकंड सैटेलाइट. यानी एक सैटेलाइट तो ये होगी सैटेलाइट 1, राइट. एक है, कहां हो सर यार, तुम कहां नहीं चला रहे कि ये हाथ में तो चौक करेगा. दिस इज सैटेलाइट सेकंड, ठीक है. ये सैटेलाइट सेकंड है और B सेकंड. अब बोल रहा है इसकी रेडियस क्या होगी, अगर इसकी रेडियस r है तो इसकी रेडियस क्या होगी. अगर टाइम पीरियड इसका क्या दे रखा है 1 और इसका टाइम पीरियड कितना दे रखा है 8 डेज, राइट. तो इसकी रेडियस में r डैश मान लेता हूं, वो r डैश निकलवा रहा है कितनी होगी. तो देखो टाइम पीरियड का रेडियस के साथ क्या रिलेशन होता है ना. वो कौन सा लॉ होता है जो टाइम का रेडियस के साथ रिलेशन बनाता है. तो देखो, टाइम का जो रेडियस के साथ रिलेशन होता है वो ये होता है T square directly proportional to R cube, right. This is called law of period, right. This is called law of period. अब देखो, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर मैं इसको लिखूं T2 by T1 equals to R2 by R1. मैंने R मतलब R डैश मान लिया इसको, या R2, इसको R2 मान लेते हैं, ठीक है ना. इसको R दे रखा है उसने, ठीक है, इसको R दे रखा है, ठीक है. अब देखो इसका होल क्यूब और इसका, ठीक है. अब टाइम पीरियड निकालना है मुझे, T2 by T1 equals to R2 upon R का होल 3/2, राइट. अब टाइम पीरियड सेकंड वाली सैटेलाइट का कितना दे रखा है 8 डेज और फर्स्ट वाली का कितना दे रखा है 1, 8/1 equals to R2 by R. यानी ये अननोन वैल्यू है जो मुझे फाइंड आउट करनी है, नॉन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 2/3, इधर आ जाएगी 3/2, 2/3, ये कितना हो जाएगा
टू द पावर 3 यानी कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 4, 4 इक्वल्स टू R2/R, तो R2 कितना आ जाएगा सिर्फ 4R, यानी जो सेकंड वाली रेडियस होगी, इस रेडियस होगी इसकी, वो कितनी होगी 4th टाइम ऑफ फर्स्ट रेडियस, राइट, दिस वन। नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर इज एविडेंटेड बाय, मतलब ट्रांसवर्स वेव इनमें से किसके द्वारा शो होती हैं, क्वेश्चन ये बोल रहा है, यानी ट्रांसवर्स वेव किसके द्वारा शो होती है। तो देखो इसमें 4 ऑप्शन है, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। तो सिंपल, सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन के थ्रू ही ट्रांसवर्स वेव जनरेट होती हैं, शो होती हैं, ठीक है ना, शो होती हैं, सॉरी, तो पोलराइजेशन के थ्रू, तो इसका आंसर होगा पोलराइजेशन। अ पार्टिकल इज लोकेटेड एट इक्वल्स टू 0 at time t equals to 0, start moving along the positive x direction with a velocity v that varies at the v equals to alpha root x, the displacement of the particle varies with time s। यानी देखो एक पार्टिकल है, x एक्सिस है, राइट, एक y एक्सिस है, दिस इज अ y एक्सिस, x एक्सिस। कोई पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 और टाइम इक्वल्स टू 0, यानी इस पॉइंट पे, यानी इसके टाइम में बोल दूं ये x एक्सिस है, राइट, अगर ये पार्टिकल यहां लोकेटेड है, टाइम भी इसका कुछ नहीं है और डिस्टेंस भी इसका कुछ नहीं है, अभी रुका हुआ है, मोशन में नहीं है। अब बोल रहा है ये पार्टिकल वेराई करता है वेलोसिटी, यानी v इक्वल्स टू अल्फा रूट x के साथ, राइट, ये दे रखा है, यानी इस पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वेलोसिटी के साथ उसका रिलेशन क्या है, v इक्वल्स टू अल्फा रूट x। अब आगे बोल रहा है इस पार्टिकल का टाइम के साथ और डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन होगा, यानी इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ क्या रिलेशन होगा, क्या पार्टिकल टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या रूट टी के होगा या टी की पावर क्यूब के होगा या टी स्क्वायर के होगा। तो कुल मिला के मुझे इस रिलेशन से डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन निकालना है, कितना वेराइज करेगा, ठीक है। देखो मुझे रिलेशन दे रखा है v इक्वल्स टू अल्फा रूट x, ठीक है ना, मुझे डिस्प्लेसमेंट तो दे रखा है और मुझे वेलोसिटी दे रखी है, लेकिन मुझे टाइम नहीं दे रखा। टाइम के लिए अगर मुझे टाइम मिल जाए तो मेरा डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम का रिलेशन निकल आएगा, ठीक है ना। तो देखो इस वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ क्या रिलेशन होता है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx/dt इक्वल्स टू अल्फा रूट x। अब टाइम के साथ मेरा रिलेशन निकल गया। अब जहां जहां x के नीचे x के कंपोनेंट को लेता हूं d/√x इक्वल्स टू अल्फा dt। अब ऐसी सिचुएशन मिलती है तो हम उसका क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन, तो दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये रूट x है, x की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, x की पावर 1/2 अपॉन 1/2, यानी ये आ जाएगा 2√x इक्वल्स टू अल्फा, एक कांस्टेंट है बाहर रहेगा और इसका t का क्या होगा t। अगर मैं रूट x को इधर लेके जाऊं, रूट x इक्वल्स टू ये अल्फा t/2 हो जाएगा। अब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू अल्फा यानी 1/4 अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर, अल्फा कांस्टेंट है, 1/4 कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम साथ क्या रिलेशन आ गया, x इक्वल्स टू t स्क्वायर। दैट मींस डिस्प्लेसमेंट का टाइम साथ क्या रिलेशन है, x इक्वल्स टू। ये भी दोनों आसान से क्वेश्चन है और थ्योरी बेस्ड है बिल्कुल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, the relation between the gas pressure यानी P and the average kinetic energy per unit volume यानी average kinetic energy per unit volume that is E is, यानी गैस प्रेशर P और kinetic energy per unit volume के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसका मुझे तुम कमेंट में आंसर करके बताना, ठीक है ना, इसका कमेंट में आंसर करके बताना तुम लोगों को मुझे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, the dimension of the pressure is equal to, तो यानी इस प्रेशर का डायमेंशन किसके इक्वल होगा इनमें से, तो ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है, इसको भी तुम मुझे कमेंट में करके बताना। डबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान से देखना, इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एट अ गिवन टेंपरेचर द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर इन द रेशियो, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मॉलिक्यूल के साथ रिलेशन पूछ रहा है। तो अगर मुझे कॉन्सेप्ट पता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, है ना, मॉलिक्यूल के साथ, तो मैं आसानी से इसको कर सकता हूं। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो फॉर्मूला वही है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट m, ये इसका एक रिलेशन होता है, राइट। यानी कभी भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सॉरी का अगर मोल्स मॉलिक्यूल्स के साथ रिलेशन पूछे तो ये मॉलिक्यूल्स का रिलेशन ये होता है। अब देखो कितने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, एक ऑक्सीजन दे रखा है और एक हाइड्रोजन दे रखा है,
अब इनका रिलेशन निकलवा रहा है तो सिंपल है VRMS O2 अपॉन VRMS अपॉन H2, राइट। O2 का H2 के साथ इक्वल्स टू रूट M ऑफ H2 बाई M ऑफ O2, क्लियर है ना। तो देखो इसका कितना दे रखा है मोल्स, 2 होंगे इसके, राइट, और इसके कितने होंगे यानी 32, रूट कितना हो जाएगा 1/16, तो 1 रेशियो, इसका आंसर क्या आएगा 1 रेशियो। तो कुल मिला के अगर मुझे VRMS का यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मोल्स के साथ रिलेशन पता होगा तो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोथर्मल वर्क मॉडुलस ऑफ एन आइडियल गैस एट प्रेशर P, ये भी अपने आप में वैल्यू रखता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो अब बोल रहा है आइसोथर्मल वर्क मॉडुलस ऑफ एन आइडियल गैस एट प्रेशर P। देखो वर्क मॉडुलस का प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है। अब देखो वर्क मॉडुलस का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, K इक्वल्स टू चेंज इन प्रेशर अपॉन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, राइट, और नेगेटिव साइन आगे आता है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये से बोलते हैं वर्क मॉडुलस, B से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और K से भी, ठीक है, वर्क मॉडुलस, राइट। अब आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है PV इक्वल्स टू nRT। अब ये दो मेरे पास फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है बल्क मॉडुलस का और प्रेशर का आपस में रिलेशन क्या होगा, यानी बल्क मॉडुलस किसके इक्वल होगा, ठीक है ना, किसके इक्वल होगा, P/3 के, P/2 के, गामा रेज़ टू द पावर P के या P के, बल्क मॉडुलस किसके इक्वल होगा। अब देखो यहां मुझे क्या करना है, मेरे पास ये P है, ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू मुझे यहां से कन्वर्ट करके लानी है। तो अगर मैं ऐसे P की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, PV बराबर nRT/V, राइट। तो मैं इस वैल्यू को यहां पुट कर सकता हूं, ठीक है ना। तो देखो इसको ऐसे लिखूंगा मैं, माइनस B ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस K इक्वल्स टू माइनस V d nRT/V अपॉन dV, ठीक है। अब देखो ये कांस्टेंट है, सारी टर्म में बाहर आ जाएंगी, तो ये आ जाएगा माइनस V nRT/V 1/V अपॉन dV। अब 1/V का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/V², तो माइनस V nRT, अब ये क्या हो जाएगा -1/V², ठीक है ना। V से D कैंसिल हो गया, बचा क्या, पॉजिटिव, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो nRT/V, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, K इक्वल्स टू आ गई, राइट, ये पूरी वैल्यू K की निकल के आ गई। अब इस रिलेशन से एक चीज देखो, यहां से अगर मैं nRT/V की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी, nRT/V किसकी वैल्यू हो जाएगी, P की, ठीक है ना। तो ये किसकी वैल्यू होगी, P की, तो K किसके इक्वल आ गया, P के। तो कुल मिला के बल्क मॉडुलस का गैस प्रेशर के साथ, आइडियल गैस प्रेशर के साथ क्या रिलेशन होता है, वो इक्वल होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली याद भी रखना होगा, क्योंकि डायरेक्ट डबल के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट हमको आना चाहिए कि बल्क मॉडुलस का आइडियल गैस प्रेशर पर डायरेक्ट यानी इसका रिलेशन क्या होता है, तो वो होता है इक्वल का, है ना, ठीक है ना। तो K बराबर क्या होगा, नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑन अ केल्विन स्केल इज फाउंड टू बी x डिग्री केल्विन, ठीक है ना, एंड व्हेन इट इज मेजर्ड बाय फारेनहाइट थर्मामीटर इट इज फाउंड टू बी x डिग्री फारेनहाइट, देन द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो देखो कोई बॉडी है, अगर उसका मैं केल्विन पर टेम्परेचर मेजर करता हूं तो x डिग्री केल्विन है, अगर उसी का मैं फारेनहाइट पर टेम्परेचर मेजर करता हूं थर्मामीटर से तो वो x डिग्री फारेनहाइट है। तो बोल रहा है x की वैल्यू क्या होगी, इन ऑप्शंस के अंदर बताना। तो देखो केल्विन स्केल हो, फारेनहाइट स्केल हो या सेल्सियस स्केल हो, हमें आपस में रिलेशंस पता होने चाहिए तीनों के। जैसे यहाँ केल्विन स्केल की बात कर रहा है, फारेनहाइट स्केल की बात कर रहा है, तो यानी यहाँ केल्विन और फारेनहाइट स्केल का ही काम होगा, यानी उन दोनों के रिलेशंस पता होने चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर तो आपको केल्विन और फारेनहाइट की बात की है, मैं आपको तीनों के तीनों रिलेशंस बताता हूँ, यानी इसके साथ एक सेल्सियस स्केल को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सेल्सियस, फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन का आपस में रिलेशन क्या होता है। तो देखो C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9 इक्वल्स टू K माइनस 273/5, ये रिलेशन होता है, राइट। अब पूछ किस किस का रिलेशन रहा है, अगर यहाँ
दो कोई भी मीटर दे रखे हैं, थर्मामीटर्स दे रखे हैं, वो आप लेके उठा लो, इक्वल कर लो। अब यहाँ मैं किसकी बात कर रहा है, फारेनहाइट और केल्विन स्केल की बात कर रहा है, तो मैं इन दोनों को इक्वल रख लेता हूँ। तो देखो फारेनहाइट और केल्विन, तो व्हाट F माइनस 32/9 इक्वल्स टू व्हाट K माइनस 273/। फारेनहाइट स्केल पर कितना टेम्परेचर दे रखा है, x डिग्री, और केल्विन पर क्या दे रखा है, x डिग्री। तो देखो इसको क्या लिखना, x मान लेता हूँ, x माइनस 32/9 इक्वल्स टू K माइनस 27, इसको भी x मान लेता हूँ क्योंकि x दे रखा है, 273/। अब जब मैं इसको x की वैल्यू निकालूंगा, यानी x को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आती है व्हाट x इक्वल्स टू 574.25, यानी इसका आंसर आता है C। If that it takes 5 minutes for a liquid to cool from 70 degrees Celsius to 60 degrees Celsius. Now, which of the following will be the time it takes for the find the cool from 60 to 50 degrees Celsius if the ambient temperature is 30 degrees Celsius? मतलब किसी लिक्विड को 70 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडे होने में जो टाइम लगता है वो 5 मिनट है, यानी 70 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस तक लगने में कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट। अब आगे बोल रहा है वो 60 से 50 जाने में, यानी वो 60 से दूसरा जो लिक्विड जो है वो 60 से 50 तक ठंडा होता है, तो यहां कितना टाइम लगेगा, जब उसके आसपास यानी एम्बिएंट यानी उसके आसपास जो परिवेश का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये यानी हमें यहाँ पर टाइम निकालना है। तो अब देखो इस यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो यहां हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ टेम्परेचर एक तो माइनस हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कूलिंग की बात हो गई। ये लॉ तब एप्लीकेबल है जब टेम्परेचर के बीच में आपस में ज्यादा डिफरेंस ना हो, मिनिमम डिफरेंस हो। देखो यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, अगर ज्यादा डिफरेंस होगा तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात नहीं होती है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सिर्फ और सिर्फ कम डिफरेंस, टेम्परेचर के कम डिफरेंस के बीच की बात करता है, ठीक है ना। तो देखो अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता क्या है, तो देखो डायरेक्ट स्टेटमेंट में इसका बता देता हूं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का शीतलन नियम, वो होता है θ1 माइनस θ2/T इक्वल्स टू K θ1 प्लस θ2/2 माइनस θ0। अब ये क्या क्या होता है, देखो θ1 पहला टेम्परेचर होता है और θ2 बाद वाला टेम्परेचर होता है, T टाइम होता है जितना टाइम वो कूल होने में लेता है, ठीक है ना। देखो θ1 प्लस θ2/T ये मीन टेम्परेचर होता है, और ये θ0 क्या होता है जिसकी हम बात कर रहे थे, एम्बिएंट टेम्परेचर यानी परिवेश का, वातावरण का, बाहर का जो टेम्परेचर होता है, दिस इज कॉल्ड θ0, दिस इज कॉल्ड एम्बिएंट टेम्परेचर। अब इस फॉर्मूले को एक तो याद रखना है, और ये कहां एप्लीकेबल होगा वो देख लो, जहां टेम्परेचर कम हो, है ना, कम हो टेम्परेचर, और दूसरी बात कम डिफरेंस हो, तो वहां हम इस लॉ को यानी इस लॉ को, न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेंगे। मैं इसको सॉल्व करता हूं, लॉ ऑफ कूलिंग। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो पहला टेम्परेचर इसके लिए क्या हो जाएगा 70, और सेकंड टेम्परेचर इसके लिए क्या हो जाएगा 60, और टाइम क्या हो जाएगा 5। तो इसके अंदर दो इक्वेशंस बनती है हमेशा, इसके लिए पहला क्या हो जाएगा 60 और इसके लिए क्या हो जाएगा 50। तो देखो फर्स्ट 70 माइनस 60 बाई कितना है 5 मिनट, 5 इक्वल्स टू K θ1 70 प्लस 60 बाई 2 माइनस व्हाट 30, क्योंकि जो एम्बिएंट टेम्परेचर दे रखा था वो कितना है 30। इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद सेकंड इक्वेशन जो बनेगी वो ये होगी 60 पहला टेम्परेचर और फाइनल 50 टेम्परेचर, यानी अपॉन T जो मैं निकालना है इक्वल्स टू K 60 प्लस 50 बाई 2 माइनस 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, ये बचा कितना 10/5 यानी हो जाएगा 2, यानी पूरा हो गया 2। नाउ ये कितना हो जाएगा 10/10 यानी 130 माइनस 60 कितना बचेगा 70। तो पहली इक्वेशन देखो 2 इक्वल्स टू K 130 माइनस 60 70/2, ठीक है, वही इक्वेशन 1। अब इसमें देखो 60 यानी 10/T इक्वल्स टू K 110 माइनस 60 यानी 50/2,
ये दो इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब सॉल्व अब इनको डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है, डिवाइड कर देते हैं 2 इक्वल्स टू k इंटू 35 अपॉन 10/t, टी ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन ये कितना आ जाएगा k इंटू 25, k से k कैंसिल हो जाएगा 5, ये कितना बचा t/5 इक्वल्स टू 5 7 और 5, ठीक है ना। 5 उधर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 35/5 यानी कितना आ जाएगा 7 मिनट्स, ठीक है ना। तो टाइम हमारे पास कितना आ गया 7 मिनट्स। तो क्वेश्चन का अगर फॉर्मूला हमें पता है तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको, 2 क्वेश्चंस कमेंट के लिए दिए थे कि इसको सॉल्व करना, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस थे, कमेंट करके उनके आंसर लिखें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उनके तुम्हें आंसर बताऊंगा और थ्योरी को एक्सप्लेन। कमेंट करके बताइए क्वेश्चंस कैसे लगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको और चाहिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और क्वेश्चंस लेके आऊंगा, प्रैक्टिस सेट 3 होगा। आपको पता है मैंने पहले भी अपनी नई एक वीडियो आपको प्रैक्टिस सेट की चलेगी और एक लेक्चर मेरा कंप्लीट आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के पैटर्न पर चलेगा वो, और एक पैटर्न ये चलेगा, ठीक है ना। तो दोनों वीडियो को आप देखते रहिए, 2 वीडियोस रेगुलरली आएंगी, ठीक है ना। तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए।